बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लेसन नंबर 5, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ग्लोबल कम्पिटिटिव एडवांटेज, ब्रिंग टीक्यू टू लाइफ एट एबीसी इंजीनियरिंग कंपनी। इसके अंदर वो कहना चाह रहा है कि एबीसी कोई कंपनी है जो कि बेसिकली ये टेली कम्युनिकेशन हो गई, सेमीकंडक्टर कंपनी है, मेडिकल की कंपनी, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मतलब वर्किंग कर रही है। शीट मेटल का काम इसके अंदर वो कर रही है, मशीनिंग कंपोनेंट्स है वो तैयार करके दे रही है। तो वहाँ पे वो क्या चाह रहा है कि हमने जो टोटल क्वालिटी का है ना, हमने ये इम्प्लीमेंट करना है। तो उसमें सबसे पहले ये कस्टमर फोकस। किसी भी जगह आप चले जाएं, किसी भी फॉर्म में चले जाएं, हमारा जो मेन फोकस होता है वो कस्टमर जब तक हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट है उसको टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते, हमारा जो प्रॉफिट है वो हम गेन नहीं कर सकते। तो उसमें कहता है कि सबसे पहला जो इसके अंदर अहम हमारा है कि हमने केयरफुली जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हमने डील करना है। उनकी जो भी मसले मसाइल हैं उनको हमने सॉल्व करना है। हमारा जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उसको हमने इस तरह से डिज़ाइन करना है, तैयार करना है कि आपने जो भी आपके कस्टमर की डिज़ायर्स हैं उसको आपने पूरा करना है। जो आपके साथ जो पार्टनरशिप है, जो लोग आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनको भी आपने सेटिस्फाई रखना है। ठीक है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे आपने कह लें कि नेशनल लेवल पे ये काम कर रहे हैं। तो आपकी जो मैनेजमेंट है, जो टीम वर्क है, वो आप इस तरह इनको मेंटेन करें कि जो भी आपकी कस्टमर्स हैं उनके जो भी इश्यूज हैं आपने फुलफिल उनको पूरा करना है। तो कहते हैं कि आप इस तरह डिज़ाइन करें कि आपके जो तीन मेंबर्स हैं, तीन बंदे हैं, वो एट टाइम आपके कह लें कि कस्टमर के साथ इंटरलिंक में होने चाहिए। 24 आवर्स आप सर्विस दे दें। आप अपने कोई भी एक कस्टमर के सेंटर बना सकते हैं, ऑनलाइन आप दे सकते हैं, टेलीफोन के ऊपर आप दे सकते हैं। जी, आप अपने कस्टमर्स की जो भी क्यूरीज है, जो भी मसले मसाइल हैं, आप हमें इस नंबर पे या इस एड्रेस पे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह हम आपकी जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर दें। तो नेक्स्ट कहते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड में कहना चाह रहा है कि जो भी प्रोसेस के ऊपर वर्किंग हो रही होती है ना, बेसिकली कह रहा था कि जो आपका ओनर होता है ना, उसका ओनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोसेस के ऊपर आपने जो भी वर्किंग कर रहे होते हैं तो उसको मेंटेन करना। ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली वो कह रहा है कि ओनर की होती है, जो भी मालिक है फर्म को रन कर रहा है या हेड कर रहा है। तो बेसिकली उसी की जिम्मेदारी है कि वो इसके अंदर जो भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करें। मतलब उसके अंदर अगर शेड्यूलिंग का प्रोसेस है, ठीक है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है वो हो गई, या आपके अंदर प्रोडक्शन सेटअप है, फैब्रिकेशन है, असम्बलिंग है, डिलीवरी है, जो भी आपने रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स के बाद एंड कस्टमर डिलीवरी तक जो भी प्रोसेस को आपने मेंटेन करना है, इसको श्योर करना है, वो बेसिकली जो आपका होता है ऑनर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पुश बैक करे अपने टॉप मैनेजर्स को, लाइन मैनेजर्स को। उसके बाद फिर आती है क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वालिटी टीम का काम है बेसिकली कि वो जहाँ पे भी काम का इशू हो रहा होता है उसको रिजॉल्व करें, जहाँ क्वालिटी इश्यूज है उसको भी रिजॉल्व करें, हाईलाइट करें, ताकि जो एंड कस्टमर तक हमारी प्रोडक्ट जाए वो बिल्कुल डिफेक्ट से पाक होना चाहिए। कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसको वो पूरा करे। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग। इसके अंदर कहता है कि जो हमारे टीम्स हैं उनको चाहिए जो उनका आपकी स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, मतलब जो हरारकी बनी होती है उसको आपने फॉलो करना है। आपने कोई भी आइडियाज़ जो है जो आप शेयर करना चाहते हैं अपनी सीनियर्स के साथ, प्रॉपरली आप उसको डॉक्यूमेंट करें। ठीक है, आपने अच्छा उसका डॉक्यूमेंट, जो भी आपने कोई भी इम्प्रूवमेंट देखी है उसको आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली करनी है। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा हो, आपके अच्छी बनी हुई है, मतलब आप किसी को भी कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ईजी हो और समझने में आसानी हो। तो वो जब वो रिपोर्ट आप अपने सीनियर्स को देंगे, देन फिर वो सीनियर्स उसके ऊपर अपनी राय शामिल करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे। अगर उसके अंदर कोई मजीद बेहतरी की ज़रूरत है, बेहतरी लाकर फिर नेक्स्ट अपने जो सीनियर्स हैं, टॉप मैनेजर्स हैं, उनके सामने ये कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी है, उसके सामने वो आइडियाज़ शेयर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप के जो सिस्टम के अंदर है ऐसा ऐसा इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि टीम्स आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगी। आपके जो टॉप मैनेजर्स तक आपकी जो भी काविश है वो ऊपर तक जाना शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ कहते हैं कि जो आपकी कंपटीटर्स है आपने उनसे भी सीखना है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आप वही प्रोडक्ट आपका जो है कंपटीटर दे रहा है तो आप देखें उसके अंदर वो कौन कौन से अमल कर रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटजी उसने अपनाई है कि आपकी कॉस्ट कम हो रही है, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वो इन चीज़ों को आपने किस हिसाब से मैनेज करना है। वो कहता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एक बेहतरीन टूल है जिस इसके लिए आपने ना, इसके ज़रिए आप बहुत ज़्यादा
अच्छे तरीके से अपनी प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एम्पावरमेंट एंड टीम वर्क, फिर आ जाता है कि हमारी जो एम्पावरमेंट है, जो हम हमारे जो टीम के लोग हैं, आप इसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं, कितनी हद तक आप उनको खुद मुख्तारी दे रहे होते हैं। फिर टीम वर्क आपने किस तरह डिज़ाइन किया होता है कि जो प्रोडक्शन है, डिलीवरी सिस्टम है ना, वहाँ पे जो हमने जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी हो रही है, तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे भी हो रही है वहाँ पे टीम वर्क का कंसेप्ट वो लाजमी होता है। क्योंकि आप किसी भी लाइन पे चलें जहाँ पे मोटरसाइकिल असम्बलिंग हो रही होती है, तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है बेसिकली, अब बाइक ही आप ले लें, जब बाइक असम्बल हो रही थी स्टार्ट से एंड तक, आई थिंक जो फर्स्ट गाड़ी हमारी जाएगी 1 से 1.5 या 2 घंटे का टाइम लगेगा, उसके बाद हर 10 सेकंड या 20 सेकंड के बाद गाड़ी आना शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या होगी, एक आदमी का काम है हैंडल लगाना, वो हैंडल लगा रहा है, एक व्हील असम्बल कर रहा है तो हम व्हील असम्बल कर रहा है, एक का काम है कि वो जो इलेक्ट्रिकल का काम है वो इलेक्ट्रिकल काम कर रहा है, इंडिकेटर्स लगा रहा है। मतलब हर एक वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपना काम कर रहा है। अगर एक दो वर्कर अपना काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे हर्डल्स आना शुरू हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स आना हो जाएगी। जब आपका जो एंड जो प्रोडक्ट है लाइन से नीचे उतरेगी, तो वहाँ पे बहुत सारी इसकी इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसका मतलब है कि टीम वर्क जब आप काम कर रहे होते हैं, मिलकर सब काम कर रहे होते हैं, सबकी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अंदर जब हम कोई भी प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो फिर डिसाइड हो जाता है इतने बजे हमने ब्रेक करनी है, इस टाइम हमने मतलब शॉर्टेज है जो उसके भी बैक एंड पे टीम है उसका टारगेट होता है कि आपने लाइन के ऊपर कोई शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। जो भी वहाँ पे मटेरियल है वो बिल्कुल ओके होना चाहिए, क्वालिटी श्योर करेगी कि वहाँ पे जो हमने चीज़ दी हुई है वो बिल्कुल ओके है। फिर हमने शॉर्टेज देखनी है, जो हमारे वर्कर्स हैं वो उन मतलब वो शॉर्ट तो नहीं है, 10 वर्कर से हमने 10 वर्कर ही वहाँ पे मेंटेन करवाने हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। इसके जब ये हम इनके ऊपर काम कर लेंगे, इसमें इन्वेंट्री है, शेड्यूल है, लेआउटिंग है, वर्कर्स एरिया है, तो इसके साथ क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मैनेजमेंट बाय इफेक्ट, फिर कहता है कि जो आपने टीम जो है एनालाइज करती है, जो आपका डिफेक्ट डाटा होता है, ठीक है, उसको उन्होंने एनालाइज करना है। देन फिर वो कहता है कि जो कस्टमर्स की तरफ से आपको रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है, उसको भी आपने एनालाइज करना है, क्या प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही हैं, उनका डाटा, जो भी डाटा है जनरेट करना है, ठीक है, उसको फिर हमने रीड आउट करना है, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हमने ये सॉल्व भी करना है, उनकी हमने सॉल्यूशंस भी देने हैं, ताकि जो भी इम्प्रूवमेंट के पॉइंट हैं वो हमारे सॉल्व हो सके। क्योंकि जब जहाँ पे भी बिजनेस के हमने जब गोल हमने ना रखे होते, सेट किए होते हैं ना, जो भी प्रोजेक्ट्स के हमने गोल सेट किए होते हैं, तो उसको हम जब हम मेजर करते हैं, मेजर करने के लिए फिर क्या, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फिर उनकी आप एवेल्यूएशन करते हैं। तो वैल्यूएशन जब करते हैं तो वहाँ पे हम जो सीनियर्स लीडर्स होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, मीटिंग के दौरान हम उनको परफॉर्मेंस जो है वो हम एवेल्यूएट करवाते हैं। फिर वो जब एवेल्यूएट करते हैं, उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स होते हैं, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती हैं, फिर उनको सोल्यूशन, एक टेम्परेरी सोल्यूशन इसको देते हैं, फिर एक परमानेंट सोल्यूशन देते हैं। टेम्परेरी होता है कि वक्ती तौर पे ठीक है, ये भी इशू आ चुका है, वक्ती तौर पे इसको सॉर्ट आउट कर लें। नेक्स्ट जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जो हमारा एजेंडा होगा, उसके अंदर हम इसका टेम्परेरी काउंटरमेयर, जो भी हमें अगर इसके अंदर कोई मशीनरी इंस्टॉल करना चाहते हैं, मटेरियल की हमारी चेंजिंग्स है, या हमें स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत है, जो भी उसके रिगार्डिंग, जो भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हमने सोल्यूशन देना होगा, वो टेम्परेली फिर उसके अंदर प्लान्स के अंदर हमारा शामिल हो जाता है, ताकि नेक्स्ट ये जो हमारी रिपीटिशन, जो प्रॉब्लम्स की रिपीटिशन वो ना हो सके। फिर नेक्स्ट आ जाए लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अच्छा, जो कहता है कि हमारे जो सीनियर्स एग्जेक्टिव लीडर्स होते हैं, या हमारी लीडरशिप जो कमेटीज़ बनी होती हैं, वो क्या करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस होती हैं, उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने से क्या होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस होती है ना, ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है। फिर ठीक है, रिव्यू करने से क्या होता है कि इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट के हमारे पॉइंट्स होते हैं वो हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। उसके साथ जो हमारा कस्टमर के साथ इंटरेक्शन है, या टीम मेंबर्स के आपस में जो भी हमारे इंटरेक्शन हैं, जो उनकी अचीवमेंट है, फिर उनको अप्रिशिएट करते हैं। अगर हमारे कस्टमर की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो प्रॉब्लम्स को हमने एक तो वक्ती तौर पे सॉल्व किया, फिर हमने इस तरह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की कि जो प्रॉब्लम्स कस्टमर एंड तक गई थी वो क्यों गई थी, उसको हमने कह लें कि फॉलो करना है कि क्या इसके अंदर प्रॉब्लम थी, आइडेंटिफाई करना है, उनको हमने किल करना है। क्योंकि हमारी जो भी प्रोडक्ट तैयार हुई है, मार्केट गई है, मार्केट के एंड में कस्टमर्स ने जो प्रॉब्लम फेस की है, वन टाइम या सेकंड टाइम तो प्रॉब्लम्स उन्होंने की है, तो हम इस तरह की प्लानिंग करें, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमारी होनी चाहिए कि दोबारा वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कस्टमर तक ना जाए। वो हमें इंटरनली इसको हमने
सॉल्व आउट करना है, और सॉल्व आउट करने में इस तरह के बैरियर लगा देने कि वो हमारे एंड से बाहर ना जा सकें। फिर वो कहता है कि इस तरह की जो कंट्रीब्यूशन से ये हुआ कि जो सालाना हमारी मीटिंग्स होती है उसके अंदर जो हम परफॉर्मेंस की एवेल्यूशन करते हैं, तो उसके तरीके 35% जो थी ना इनकी इसकी ग्रोथ इम्प्रूव हुई है 1995 से लेकर 2000 तक जब उन्होंने इसकी असेसमेंट की है। तो परफॉर्मेंस से हमें पता चला कि 35% जो हमारी थी अचीवमेंट हुई है और एम्प्लॉई सेटिस्फाई थे, क्योंकि अब जब हम किसी जगह पे फर्म में काम कर रहे होते हैं हमारी एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एम्प्लॉयज़ जो होते हैं स्किल्ड आपके जो लोग होते हैं वो बेसिकली आपको कमा के दे रहे होते हैं। अगर वो स्किल्ड हैंड्स आपके पास टर्न ओवर शुरू हो जाए, छोड़ के जाना शुरू हो जाए, तो क्या होगा कि जो नए आने वाले बंदे हैं वो अनट्रेंड होंगे, अब उनको ट्रेनिंग पे भी इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद वो मिस्टेक्स करेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो हमारे जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, जो हमारी एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन के साथ साथ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन दोनों हमने उनको इग्नोर नहीं करना। फिर क्वालिटी हमारी, इस पे भी हमने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। टीकम एंड स्ट्रेटजिक फोकस, वो कहते हैं कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर वो कहता है कि रवायती तरीकाकार के अंदर कहता था कि हमारी जो फाइनेंशियल और मार्केटिंग इश्यूज थे ना, उसके अंदर हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसका इशू था, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था हमारा। ये सारे जो इश्यूज हैं वो रवायती तरीकाकार के अंदर हमारे जो थे ना, हम उसको फेस करते थे। फिर उसके बाद मार्केट शेयर से ड्राइव स्ट्रेटजिक प्लानिंग थी हमारा इशू था। फिर कहते हैं क्वालिटी प्लानिंग, जो हमारी एक्टिविटीज होती थी ना, कि क्वालिटी प्लानिंग हम कहते थे कि लॉन्ग टर्म जो हमारे इसके हमने बेनिफिट के लिए जो क्वालिटी है ना, वो हमें कॉस्टली फील होती थी, कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए वक्ती तौर पे तो हम करते थे क्वालिटी के बैरियर लगा दें, चेकआउट कर दें, हम इस पे मार्किंग करना शुरू कर दें, गेजेस मतलब जो भी जिस टाइप की आप क्वालिटी चेकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे करंट जो बैरियर लगा लेते थे वक्ती तौर पे, तो हम उसको सॉल्व कर लेते थे। जब हम कहा जाता था कि लॉन्ग टर्म आप इसके लिए प्लानिंग करें, तो हम सोचते थे, जो हमारी टॉप मैनेजमेंट सोचती थी कि जो, क्योंकि वो तब वो इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, वो वर्कशॉप या कह लें कि वो माइंड था उनका डेवलप नहीं हुआ था, तो वो सोचते थे कि इस पे हमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी तो हम उसको बियर नहीं कर पाएंगे। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए वो इस तरफ आने के लिए नहीं सोचते थे। हालांकि अगर वो इन चीज़ों पे फोकस करते, इन चीज़ों को समझते, तो क्या होना था कि जो प्रॉफिट था ना आपका, बेसिकली जो क्वालिटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्लानिंग और स्ट्रेटजी में क्या आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। प्लानिंग है कि अगर आप, मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूं कि आपने घर तमीर करने हैं। जब भी आप घर तमीर करते हैं, एक प्लान करते हैं, जी हमने एक नक्शा बनाया है, हमारा यहाँ पे हमने रूम्स बनाने हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने टीवी लॉन बनाना है, किचन बनाना है, ठीक है, जो भी आपने गैराज बनाना है, चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं। जब हम उसको शुरू करने के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, तो वहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। अब हमने जी यहाँ पे मटेरियल लेके जाना, रास्ता नहीं है, ठीक है, तो जो हम छोटी छोटी चीज़ें चेंजिंग करते हैं ना, उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। कि प्लानिंग के बाद अगर आपके छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो हम चेंज प्लान के अंदर चेंज कर रहे होते हैं, बेसिकली वो आपकी स्ट्रेटजी होती है। तो स्ट्रेटजी इन प्लानिंग के अंदर वो कह रहा था, क्वालिटी के आपने कोई प्लान किया है, प्लान करने के बाद ऑन द स्पॉट आपको कोई इशू आया है, तो उस इशू को अगर आपने वहाँ पे मौके पे किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है, तो वो स्ट्रेटजी होगी आपकी। आपने एक नई स्ट्रेटजी अप्लाई, प्लान तो हमारा ये था, इसके अंदर जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स या इश्यूज सामने आ गए हैं, तो इस इश्यूज को हमने सॉल्व करने की स्ट्रेटजी अपनाई है। तो वो कहता है कि क्वालिटी, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था ना पहले, वो कहते थे कि क्वालिटी ये होती थी कि जी हमने 10 पार्ट्स बनाए हैं, 10 में से 2 ख़राब हैं। ख़राब क्या है जी, इनका साइज़ कम था, इसका पेंट ख़राब था, तो मतलब इन चीज़ों को हम पहले क्वालिटी कंसीडर करते थे। उसके बाद फिर जब टीकेएम का टोटल क्वालिटी का कंसेप्ट आया, उसने कहा कि नहीं, आपने इसके अंदर जो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसको भी आपने देखना है, डिफेक्ट रेट्स है जो मैंने भी बात की है इसको भी आपने कैलकुलेट करना है, फिर प्रोसेस साइकिल टाइम है कि एक पार्ट आपका 10 सेकंड में बन रहा है, उसको 2 सेकंड में भी बन सकता है। मतलब आपकी क्वालिटी की इंप्रूवमेंट के साथ साथ प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होनी चाहिए। 1 घंटे में आप 200 पीस बनते हैं तो आप 1000 पीस क्यों नहीं बना रहे। तो इन चीज़ों को भी आपने टोटल क्वालिटी की जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर इन चीज़ों को आपने शामिल करना है। जो इसके अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसमें फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्ट्स थे, वो उनको हम सिर्फ फोकस करते थे। फिर आ गया जी चेंजिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड सप्लायर, कि हमारा, क्योंकि दोनों के साथ हमारा रिलेशनशिप होता है, कस्टमर के साथ भी हमारा रिलेशनशिप है, सप्लायर के साथ भी, जिनसे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिनको हम प्रोडक्ट आगे दे रहे हैं, फिर जो हमारा कस्टमर है जो चीज़ बाय कर रहा है, इनके साथ एक हमारा रिलेशनशिप है।
तो इस रिलेशनशिप को किस तरह वो डिफाइन करते हैं कि जी ट्रेडिशनली किस तरह डिफाइन कर रहा है, और उसके बाद अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बाद वो किस तरह डिफाइन करता है। अच्छा, वो कहता है कि जो रवायती तरीका कार के अंदर है तक हमारा जो इंटरनल स्पेसिफिकेशन होती थी, हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम उसको फॉलो करते थे। मतलब कोई भी कंपनी है ना, उसने अपने एक रूल्स बनाए हुए हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, स्पेसिफिकेशंस बनाई हुई हैं, आपने इस हिसाब से चेक करना होता है। जो हालांकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम एक वेट ले लें, 1 kg का जो वेट है स्पेसिमम उसका बना होगा, हर चीज़ का कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं हमेशा उनको फॉलो करना चाहिए। जब रवायती तरीकाकार में ये होता था कि हम अपने ही स्टैंडर्ड बना लेते थे। जब हमारा स्टैंडर्ड होता था, लेट्स सपोज हमने कोई गेज बनाई हुई है इंस्पेक्शन करने के लिए, उसको हम इसकी कैलिब्रेशन की जाती थी। मगर जब इंटरनली होती थी कैलिब्रेशन कहाँ उसको करते थे हम, इसकी टॉलरेंस होती है, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट होती है, गो एंड नो गो उसकी साइजेस होती हैं। जब हम खुद उसको चीज़ को डिज़ाइन करेंगे, किसी चीज़ से हम उसका मुवाजना नहीं करेंगे, जब उसको हम कैलिब्रेट नहीं करेंगे, तो हमें वो उसकी इफादियत हम खो बैठेंगे। क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल से हम किसी चीज़ का मुवाजना करते हैं तो इसकी एक लाइफ होती है, एक लिमिट होती है। या तो हम इसको 3 मंथ्स तक यूज़ करते हैं, या फिर हम इसकी क्वांटिटी होती है कि आपने कोई भी 1 ईयर कैलिपर ही है, उसने आपने 1000 पार्ट्स चेक किया है, उसके बाद आपने इसे स्पेसिमम से वेरीफाई करना है, इसके अंदर कोई एरर तो नहीं आया। तो ये इशू था कि हमारा जो कह लें कि पुराने तरबती तरीकाकार में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था। इंटरनली हम अपनी स्पेसिफिकेशन बनाते थे, हमारे जो हेड्स होते थे हमें देते थे, जी आपका स्टैंडर्ड इसको फॉलो करना है। मगर उस स्टैंडर्ड को दोबारा रीचेक नहीं किया जाता, उसको वैल्यूएट नहीं किया जाता था। तो वो कहता है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जब अप्रोच आई, उसने कहा कि आपने जो भी स्टैंडर्ड बनाना है, स्टैंडर्ड को दोबारा आपने री-वेरीफाई करना है। और कोई भी, जब आप कोई भी एग्जांपल ले लें कि आप कोई काम कर रहे हैं ना, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरे काम के अंदर कोई गलती है, तो मैं अपनी गलती को जज नहीं कर सकता। हाँ, अगर सेकंड पर्सन वो आएगा तो मैंने जो काम किया उसको वो चेक करेगा, तो उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट कर देगा। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर ये डिसाइड हुआ कि जब भी हमें कोई प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट को चेक करने के लिए क्वालिटी इंस्पेक्टर, जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी डिपार्टमेंट का मेंबर होगा, बंदा होगा, वो वहाँ पे आके इसकी इंस्पेक्शन करेगा, चेकिंग करेगा। जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो ये इसका एक इसके अंदर वो बताना चाह रहा था। नेक्स्ट आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का बना होता है। मोस्टली तो ये होता है कि जी ये हमारे जो चेयरपर्सन होते हैं, ओनर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके बाद सीईओ आ जाता है, फिर इसमें डायरेक्टर्स आ जाते हैं, डिफरेंट मैनेजिंग डायरेक्टर्स आ जाते हैं, फिर नेशनल मैनेजर्स या जनरल मैनेजर्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे लाइन मैनेजर्स आ जाते हैं, या मिडिल मैनेजर्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद सुपरवाइजर्स होते हैं, फोरमैन होते हैं, फिर टेक्निकल जो हमारे लोग होते हैं, ऑपरेटर्स आ जाते हैं, उसके बाद फिर लेबर है वो आ जाते हैं। तो वो कह रहा है कि रवायती तरीकाकार में इस तरह का कोई ख़ास कंसेप्ट नहीं होता था कि हमारा जो कोई भी कंपनी बनी हुई है, जो उसका हेड है वो फिनांस को भी देख रहा है, वो बेसिकली प्रोडक्शन को भी देख रहा है, वो बेसिकली आपकी क्वालिटी को भी देख रहा है, प्रोक्योरमेंट को भी देख रहा है, आपकी जो सप्लाईज है उसको भी देख रहा है, तो लॉजिस्टिक को भी देख रहा है। तो वहाँ पे क्या होती थी कि जब आप एक बंदा, उसने प्रोडक्शन भी देनी है और क्वालिटी भी देनी है, तो वो कभी भी क्वालिटी पे फोकस नहीं कर पाएगा। उसको फिर टारगेट पूरा करना होता है, उसने कहना है जी टारगेट पूरा करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का नहीं, अगर हेड है तो हेड फिर ओवरऑल कंपनी के सिनेरियो को देखेगा, उसके नीचे फिर इसके इस तरह के आपने स्ट्रक्चर बनाना है। अगर जनरल मैनेजर है तो ओवरऑल जनरल मैनेजर के नीचे फिर फाइनेंस का एक हेड होगा, फिर आपका जो है मेंटेनेंस का हेड होगा, प्रोडक्शन का हेड होगा, क्वालिटी के डिपार्टमेंट का हेड होगा। वो सब हेड्स क्या होंगे, वो खुद मुख्तार होंगे अपने डिसीजंस के अंदर। जो अगर वो प्रॉब्लम आती है तो वो फिर उनको डिफेंड करेंगे, अगर प्रेजेंट करेंगे कि अगर आपने टारगेट पूरा करना है, टारगेट पूरा करने के दौरान अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कल हमें इश्यूज हो जाएंगे। एक हमारी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो हमारी ख़राब हो सकती है, कंपटीटर के साथ हमारा कंपटीशन चल रहा है, तो कंपटीटर क्या होगा कि हमें वहाँ पे बीट कर देगा। वो बहुत सारे जो इश्यूज हैं फिर वो डिस्कस होना शुरू हो जाएंगे। वो क्यों हो गए, जब तक हम क्वालिटी का जो एक सॉरी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली नहीं बनाएंगे, जिसको हम हायरार्की भी कहते हैं। ठीक है जी, बेसिकली हायरार्की दो तरह की वो होती है कि यहाँ पे उसने मेंशन भी किया है कि माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर वो ये समझाना चाह रहा है कि हमारा ओल्ड किस तरह का स्ट्रक्चर था, और अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बाद वो किस तरह का उन्होंने स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करवाया है। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन चेंज।
अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन चेंज के अंदर वो बात करना चाह रहा है कि हमारा जो रवायती तरीकाकार के अंदर होता था कि हम लकीर के फ़कीर थे, जो हमें अपने पुराने तरीकाकार पता था हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, हम उसके ऊपर हमने कसम ही खा ली कि हमने जी नए जो कंसेप्ट आ गए हैं, ऑटोमेशन आ गई, उसकी तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो हेड्स होते थे वो पुराने चेन के हैं, वो हमें से निकलने नहीं देते। दूसरा एक खौफ होता था कि अगर हम स्किल्ड या पढ़े लिखे लोग ले आएंगे तो हो सकता है वो पता नहीं हमें हमारी जो है सीटें हमसे छीन लेंगे। तो ये एक बड़ा बुरा इंडस्ट्री के अंदर कंसेप्ट अभी तक चल रहा है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ने इसके ऊपर फिर आके वर्किंग की। उसने कहा कि आप क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं। अभी आप सिंपल सी अगर दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि अगर अटेंडेंस सिस्टम है, तो अभी तक कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर वो कार्ड सिस्टम चल रहा था कि आप अपना एक जो गेट कीपर बैठा हुआ होता है, जो अटेंडेंस लगा रहा होता है हर वर्कर्स की, वो हर बंदे के कार्ड के ऊपर नाम लिखेगा, फिर उसकी डेली अटेंडेंस उसके ऊपर फिल करेगा। वहाँ पे डाचिंग का बहुत ज़्यादा मसला होता है। जो उसके फेवरेट हैं उनको सम टाइम ओवर टाइम भी एक्स्ट्रा लगा सकता है, उनकी जो छुट्टियाँ हैं उसको भी मतलब वो कम पेश ज़्यादा कर सकता है। इसकी जगह अब जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कंसेप्ट के बाद अब हमारा कार्ड पंचिंग सिस्टम है, थंब पंचिंग सिस्टम आ गया। उससे क्या होगा कि आप जा रहे हैं अपना थंब उसके ऊपर लगाएंगे, आपकी अटेंडेंस शो हो जाएगी। तो उसमें फिर डॉचिंग भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। जो हमारा फटीक थी, जो वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मैन पावर लगाई हुई थी, वो भी हमारी कम हो जाएगी। दूसरी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चले जाएं। अगर हम किसी मशीनिंग पे काम कर रहे हैं, मैनुअल मशीन, लेथ मशीन की एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे जो हमारा ऑपरेटर होता है जॉब को पहले उसके अंदर एक लंप करता है, फिर उसको बिल्कुल सीधा करता है, फिर उसके बाद मशीनिंग का प्रोसेस शुरू करता है, तो वहाँ पे टाइम टेकिंग है। अब उसकी जगह सीएनसी कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स आ गई, उस पर हम काम करेंगे। एक तो हमारी वहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर हमारा वहाँ पे कम टाइम में हम ज़्यादा प्रोडक्शन भी ले लेंगे। फिर उसके साथ क्वालिटी हमारी इंप्रूव, क्योंकि जो हमने उसको प्रोग्राम दिया है, प्रोग्राम के मुताबिक हर जो हमारी प्रोडक्शन है वो तकरीबन आपस में सेम टू सेम, हमारी जो भी हमारा साइज़ है वो साइज़ में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा कम होगी। तो ये चेंजिंग ज़रूरी है। फिर टीम वर्क है। टीम वर्क में कहता है कि रवायती तरीकाकार के अंदर क्या होता था कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो कुछ पुराने बंदे बैठे हुए हैं, वो उनकी ज़्यादादारी होती थी। वो जिस तरह चाहते थे अपने जो फेवरेटिज्म वो बनाते थे। फिर एक कन्वे नहीं होता था। एक अगर प्रॉब्लम आ गई है हमारी लाइन के ऊपर, हमने आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना है वहाँ पे हमने उसको नहीं हाईलाइट नहीं किया। अगर हमारी ये कंप्लेन बाहर से आई है, इंटरनल या एक्सटर्नल जो हमारी प्रॉब्लम्स है, आउटसाइड से हमारी कस्टमर की प्रॉब्लम आई है, तो वो जिस बंदे को पता है वो उसने कंसर्न बंदों तक नहीं कन्वे करना। तो ये क्या होता था कि एक आपस में ना कम्युनिकेशन गैप था हमारा। तो फिर टीम वर्क के अंदर जब आपने कोऑर्डिनेशन की, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग की, फिर उसके आपने वर्कर्स को ट्रेनिंग भी दी। ट्रेनिंग देने के बाद आपने इसके ऊपर क्वालिटी सर्कल्स किए, मतलब आपने काइसेंस किए, छोटी छोटी आपने अचीवमेंट की। तो फिर ये होगा कि अगर हमारे कस्टमर एंड पे कोई भी प्रॉब्लम आती थी, तो व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं, तो वो क्या करते थे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्वालिटी का भी हेड ऐड होता है, सुपरवाइजर हेड कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा प्रोडक्शन का भी, प्रोक्योरमेंट का भी, जनरल मैनेजर, मतलब हर लेवल का बंदा उसके अंदर होता था। प्रॉब्लम हाईलाइट की जाती थी तो कंसर्न बंदे तक प्रॉब्लम चली जाती थी। वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर वो जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व आउट करता था, उसकी फाइंडिंग करता था, रूट का उसकी डिफाइन कर लेता, जिससे वो प्रॉब्लम एलिमिनेट कर ली जाती थी। तो नेक्स्ट भी फिर क्या होता था इसके ऊपर, हमने जब भी काम शुरू करना तो उन पॉइंट्स को हम देखते थे कि आया कि ये दोबारा रिपीटेशन की तरफ तो नहीं जा रहा। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। फिर हमारे जो सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी हमने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि ये आप एज अ टीम हमारे साथ काम करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फ्रीली हमें हमें बताएं, हमें डिस्कस करें। इंशाल्लाह जो भी आपकी क्यूरीज है हमको हम इन द टाइम हम इसको सॉल्व करेंगे। हम क्योंकि हम इम्प्रूवमेंट जो बेसिक हमारा जो प्रोसेस है ना, इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है कि हमने इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है। तो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने के लिए हम किस तरह काम कर सकते हैं, उसके लिए फिर हम क्वालिटी सर्कल्स हैं, जो हमारी कह लें कि काइजन एक्टिविटी है, वो ये होगा कि हम छोटे छोटे सेमिनार्स करेंगे, अपने वर्कर्स की ब्रेन वॉशिंग करेंगे कि आपने हर प्रोसेस के ऊपर जो क्वालिटी सर्कल्स है, काइजन्स हैं, वो एक्टिविटी करनी है। इसके अगर आप अच्छी एक्टिविटी करते हैं, हमें अच्छा कोई सर्कल देते हैं, तो हम आपको प्राइज कैश देंगे, इनाम देंगे, अप्रिसिएशन लेटर्स देंगे। तो उससे एक तो आपकी टीम जो है आपस में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी, ठीक है, और आउटपुट आपको बहुत अच्छी देगी। फिर आ जाती है जी मोटिवेशन एंड जो आपकी जॉब डिज़ाइन है। अच्छा, इसके अंदर वो जो बेसिकली बात करना चाह रहा है कि क्रैकर की जो एक्स सीरीज उसके ऊपर जो वो वर्किंग बात करना चाह रहा था, उसके अंदर होता था कि हमारा जो हमारा कह लें कि
ट्रेडिशनल निज़ाम होता था उसके अंदर क्या होता था कि जो हमारे सुपरवाइजर होते थे, हमारे मैनेजर्स होते थे, फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा होता था टीम के अंदर। हमारे कुछ अपने इस तरह के वो बंदे टाउट जिसको कहते हैं वो छोड़ देते थे, वो टीम के अंदर की बातें निकाल निकाल के उनको बताना, वो काम से हट के मतलब सियासत टाइप जिसको पार्टी पॉलिटिशियन टाइप वो काम होता था। वो फिर उनको फेवरेटिज्म के अंदर आ जाता था। हमारे जो वर्कर्स को आपस में उन्होंने वो ये समझते थे अगर वर्कर्स आपस में खुश रहेंगे तो वो अंदर की बातें हमें भी नहीं पता लगेंगे, तो वो ग्रुपिंग वो करवा देते थे अंदर डिफरेंट टाइप्स की। जब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कंसेप्ट आया तो उसने कहा कि नहीं, आप उनकी क़यादत करें, ना कि आपने इनको आपस में लड़वाना नहीं है। तो बेसिक जो आपका काम है ना, जो कि इसके अंदर क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट के हवाले से, तो आपने इनकी क़यादत करनी है, ठीक है, ना कि आपने इनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है। बेसिक आप इनको ट्रेन करें, मोटिवेट करें, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, आपने सॉल्व करने हैं। जो आपके साथी है, जो आपका कलीग है, वो आपका एक फैमिली मेम्बर है, ना कि आपका वो हरीफ है। समटाइम ये होता है कि सेम वर्क होता है, दो तीन जगह पे हो काम कर रहे होते हैं जी, एक बंदा ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, एक बंदा कम प्रोडक्शन दे रहा है, तो आप जो कम दे रहा है, ना कि आप उसको जाके डांटें, बल्कि आपकी अगर उसकी प्रॉब्लम हो सकता है मशीन के अंदर की प्रॉब्लम आ रही हो, मटेरियल उसके पास ना हो, थोड़ा वो नॉन टेक्निकली बंदा हो, तो ना कि आप उनको डांट डपट करें, आप उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट कर उसको सॉल्व करें, उसको आप मोटिवेट करें। तो जब आप इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो क्या होगा, एक तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, टीम है, वो मोटिवेट होगी। मोटिवेट होने से क्या होगा कि प्रॉब्लम्स कम से कम होगी। अगर प्रॉब्लम्स आ भी जाती हैं तो वो डरेंगे नहीं, आपसे शेयर करेंगे। जब आपसे प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, तो क्या होगा, एट द एंड आप कह लें कि प्रॉब्लम फ्री होना शुरू हो जाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन गैप खत्म होना शुरू हो जाएंगे, फिर आपका जॉब डिज़ाइन करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप एवेल्यूएट करते हैं, जब फेवरेटिज्म में आएंगे तो फिर आप अपने जो फेवरेट बंदे हैं सिर्फ उनको फेवर देंगे, ना कि मेरिट। अगर आप प्रॉपरली इसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो फिर क्या होगा कि मेरिट जो है, वो जो हकदार है उसको हक मिलेगा। अगर कोई बंदा वाकई रिस्पॉन्सिबल है, वो इस लेवल का है कि उसको फोरमैन या सुपरवाइजर या उसको उस काम के मुताबिक आप उसका ओहदा बता सकें, तो ये चीज़ें फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ने आके मुतारफ़ करवाई हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी कि मैनेजमेंट एंड द लीडरशिप। फिर वो कहता है कि जो हमारा रवायती तरीक़ाकार के अंदर होता था कि जो हमारी मैनेजमेंट है उसके अंदर जो हमारे सीनियर्स होते थे, हमारी जो कमेटीज़ होती थी डेवलप, जो आप कमेटीज़ बनाते हैं, कम्युनिटीज़ बनाते हैं, तो वो क्या करता था कि वो लोगों को फिर जब मीटिंग्स होती थी, मीटिंग्स के अंदर फिर क्या होता था कि जो अपने ख़ास बंदे हैं उनसे आपने हमेशा प्रेजेंटेशन करवानी होती है। वो ये होता था कि जो हमारे बैक एंड जिन्होंने काम किया होता था उनका नाम नहीं आता था, जो आपके फेवरेट बंदे होते हैं आप उनको फ्रंट पे लेके आके उनकी तारीफ़ करवाते हैं, ये देखें जी, ये हमने टारगेट दिया था, इन्होंने इन साहबों ने पूरा करवाया। हालांकि बेसिकली तो वो दफ्तर में बैठ रहे हैं, बेसिकली जिन बंदों ने काम किया है आपने उनका नाम ही नहीं लिया। वो कहते थे कि मैनेजमेंट और लीडरशिप के अंदर जो गैप है, इस गैप को भी आपने ख़त्म करना है, ठीक है। आपने उनकी भी अच्छी एक ट्रेनिंग करनी है, उनकी कह लें कि ग्रूमिंग करनी है इस लेवल की। फिर आपने जो कम्पिटिटिव एज है उसको आपने परवान चढ़ाना है। तो वो यकदम तो नहीं होगा, मगर विद टाइम ये चीज़ें आप जब इम्प्रूव करते जाएंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे जो आपकी मैनेजमेंट है, ये लीडरशिप है, उनके दरमियान जो एक गैप था वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। फिर जब भी हमारा कोई इशू डिस्कस किया जाएगा, वो इशू कंपनी की फेवर में डिस्कस होगा, ना कि हम ज़ातियात के ऊपर या दूसरों को डिग्रेड करने के लिए हाईलाइट करते हैं। समटाइम ये होता है कि जब हम कोई मीटिंग में बात चल रही होती है ना, फलां ने ये किया था, फलां ने किया था, ठीक है, हो गया। हम ये कंसेप्ट ख़त्म करना चाहते हैं कि जी प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम किसी वजह से भी आ सकती है, तो हम अपने नंबर बनाने के चक्करों में दूसरों के ऊपर ब्लेमिंग कर रहे होते हैं, दूसरे के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। ये देखें जी, नाइट शिफ्ट के अंदर ये साहब थे, उन्होंने इनकी मौजूदगी में ये प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम तो आ गई है, अब उसकी मौजूदगी में आई या गैर मौजूदगी में आई, बेसिक हमारा काम है कि प्रॉब्लम क्यों आई है, उसको हमने हाईलाइट किस तरह करना है, और दोबारा ये ना आए उसके ऊपर हमने क्या काम करने। बेसिकली आपकी जो मैनेजमेंट है, लीडरशिप का काम ये होना चाहिए, ना कि हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग करें कि ये काम इसने किया था, इसे इसके मतलब इससे पूछगछ होनी चाहिए, ना कि मुझसे पूछगछ होनी चाहिए। कम्पिटेटिव एडवांटेज ऑन बेसिक ऑफ क्वालिटी स्ट्रेटजी। अच्छा, वो बेसिकली कहता है जो हमारा स्ट्रेटजिक प्लानिंग है ना, एक वो ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम किसी भी तंजीम के मेंबर जो होते हैं अपने मुस्तकबिल का तसव्वुर करते हैं,
और जो उसका विज़न होता है ना, हमारा कोई भी विज़न होता है, इसको अंजाम देने के लिए, इसको पूरा करने के लिए फिर जो ज़रूरी हमारा कार्रवाइयाँ होती हैं, तरीक़ाकार अपनाते हैं और जो बेसिक कार्रवाइयाँ होती हैं वो करते हैं, ताकि हमारे पास जो कह लें कि लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम इसको पूरा कर सकें। फिर नेक्स्ट आ जाती है क्वालिटी एज अ स्ट्रेटजी, क्योंकि वो कहता है कि जो क्वालिटी है हमारी, वो कहता है कि क्वालिटी एज अ स्ट्रेटजी हम इसको देखते हैं कि जो जो क्वालिटी का हमारा जो कंसेप्ट है ना, वो कहता है कि इसके मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं, इसमें वो डिफरेंट वो मतलब व्यूज़ इसके अंदर ले सकते हैं। जेम्स ब्राइन जो क्वीन है, उसकी हिकमत अमली के अंदर वो थोड़े से पॉइंट्स इसमें डिस्कस करता है कि वो कहता है कि कोई भी एक ऐसा मनसूबा या तंजीम बनाते हैं जो हमारे पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो एक्शंस होते हैं, सीक्वेंस बने होती हैं, उसको हमने किस तरह मुकम्मल को हमने अचीव करना है या उसको हमने पूरा करना है। ये जो मैंने हाईलाइट किया इसके अंदर वो बात यही वजाहत करना चाहता है कि जो हमने पॉलिसीज़ बनाई होती हैं, ठीक है, हमारे जो इन्वायरमेंट के हवाले से पॉलिसीज़ बनी हुई होती हैं, उसको हमने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है और उसको बाकी से मुनफरद रखना है। तो वो कहता है कि जो फार्मर स्ट्रेटजी है ना, कंटेन 3 एलिमेंट्स, इसके बेसिक जो है ना 3 एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। वो नंबर 1 कहता है कि जी गोल्स टू बी अचीव्ड, हमारे जो भी हमने गोल सेट किए हैं वो किस तरह हमने पूरा करना है, अचीव करना है। फिर जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो किस तरह गाइड करती हैं, लिमिट एक्शंस हमारे जो भी हम पॉलिसीज़ बनाते हैं वो हमें गाइड करती हैं, हमें रहनुमाई करती हैं कि हमने जो एक्शंस हैं वो किस तरह लिमिट उनकी सेट करनी है। फिर अगर हमारे जो एक्शंस हैं उसकी लिमिट सेट हो गई है, फिर इसका सीक्वेंस किस तरह होना चाहिए, ठीक है, कि लेआउटिंग किस तरह होनी चाहिए, किस प्रोग्राम के तहत हम इस पे अमल पैरा होंगे, ये सारी चीज़ें वो कहता है कि स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर अमल पैरा होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर वो इसके अंदर जो वजाहत आपको कर रहा है, तो इसमें वो कहता है कि हमने कोई इस तरह का सिस्टम बनाना है जिसके अंदर ना हमने जो भी हमारी हिकमत अमली है ना वो वाज़ा वदा होनी चाहिए। फिर इसके अंदर वो जो एग्जांपल दे रहा है ना, ये आपने पूरा इसको पैरा को रीड आउट करें कि वो कहता है कि 1980 के बाद जो कारोबारी हिकमत अमली थी ना, वो दो इकदाम उठाए। इन्होंने कि अव्वल ये कि बहुत सारी फर्मों ने तस्लीम किया कि मेयार के तहत चलने, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के तहत चलने वाली जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे होगा कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो प्रॉफिट होगा उसको। दूसरी ये कहता है कि अमूमी कारोबार जो हिकमत अमली और मबैन लाइनों के ज़रिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ज़रिए उसके ऊपर अमल पैरा होती थी, तो वो क्या होगा कि वो कारोबार ज़्यादा मजबूत होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, उनकी जो मनसूबाबंदी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो एक मौसम निज़ाम जो आपको वो फ्राहम करना शुरू कर देंगे। तो आप इसको रीड आउट कर लेना, सिंपल, वो थोड़ा सा हिस्ट्री को बता रहा है। तो जी नेक्स्ट वो कहता है कि जो हमारा कम्पिटिटिव एडवांटेज है ना, तो उसमें कहता है कि जो हमारे हरीफ है मार्केट में बढ़तरी हासिल करने के लिए कि मुख्तलिफ जो आपकी है ना कंपटीटर्स आपको कॉपी करेंगे, ठीक है, वो आपके जो कह लें कि अब ऑटोमेशन आ रहा है, ऑटोमेशन के अंदर जो भी चेंजिंग्स आ रही है उसको अपनाएंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे, तो क्या होगा कि जब आपका कंप्यूटर इन चीज़ों को अडॉप्ट करेगा तो सिंपल सी बात है, वो एक ना दिन एक आपसे सबकत ले जाएगा। तो वो कहता है कि अला इसकी जो फ़ायदा है ना, उसको हमने एक मजबूत यानी कि हिकमत अमली बनाने के लिए ना 6 जो बेसिक इसकी जो है ना करेक्टरिस्टिक्स, उसको हमने अपनाना है कि ये कि कस्टमर क्या चाहता है, कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, आपने उसको फुलफ़िल करना है, ठीक है ना। बेसिक हमारा जो कस्टमर है वही हमें प्रॉफिट दे रहा होता है, जो भी हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको आपने किस तरह पूरा करना है, ठीक है। तो वो कहता है कि कारोबार के अंदर जो आपके शराकतदार हैं, जो आपके कह लें कि ये स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपके साथ किस तरह इसके अंदर काम कर रहे हैं। फिर कहता है कि आपने ऐसे मौके फराम करने हैं, ऐसे जिससे आपके मुनफरद वसाइल हों, किसी भी दो कंपनियों जैसे कि वसाइल नहीं है, ये एक अच्छी हिकमत अमली इनको मौसर तरीके से कर सकती है। मतलब आपने दो कंपनी मर्ज करके वहाँ पे काम कर रही हैं, तो आपने जो आप अपने स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, वो वज़ा होने चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई किसी किस्म का वहाँ पैदा ना हो। अच्छा, वो कहता कि आपने हरीफों को कॉपी करना, मतलब आपके जो कंपटीटर्स हैं उसको आपने कॉपी करना, ठीक है, वो देर पा और मुश्किल है।
आप इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएं कि जो भी आपका कंपटीटर है ना, आपको कॉपी करना आसान ना समझे। मिसाल के तौर पर आला तहकीक और तरक्की का महकमा जो है ना, वो आगे जाता है। जब हम हरीफों को कॉपी करते हैं तो आपने इस तरह की मसनूआत तैयार करनी है कि उसको कॉपी करना आसान ना हो। फिर नेक्स्ट वो नंबर 5 में कहता है कि जी इट प्रोवाइड्स अ बेसिक फॉर फ्यूचर इम्प्रूवमेंट है कि मज़ीद बेहतरी, क्योंकि हर काम के अंदर जो है फ्यूचर के अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, उसको भी आपने मद्देनजर रखता है। फिर नेक्स्ट 6 पॉइंट में कहता है कि जी पूरी तंजीम को सीमत और मुहर्रक आपने करना है, कि मतलब प्रोवाइड ट्रैक्शन, आपने इसको एक ट्रैक्शन देनी है, मोटिवेशन देनी है। द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये आपको एक सिमत, एक डायरेक्शन देनी है, आप किस सिमत में जा रहे हैं। आपने एक ग्राफिकली प्रेजेंटेशन दी है, आपने टारगेट सालाना आपने टारगेट अचीव किए हैं, बताएं कि जी हमने फर्स्ट हमारा जो साल था उसके अंदर हमने इतना प्रॉफिट किया है, हमारी इतनी जो जीडीपी ग्रोथ ऊपर गई है। उसके बाद हमारा जो टारगेट था हमने वो भी टाइमली अचीव किया है। फिर हमारी जिसके अंदर रिजेक्शन थी वो बहुत कम हुई है, और अगर 2% पे थी हमने 1.0 पे टीटीएम टोटल क्वालिटी पीपीएम पे लेके पार्ट पर मिलियन मिलियन के ऊपर लेके जा रहे हैं। ये एक ट्रैक्शन है। फिर मोटिवेशन है, मोटिवेशन में आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं, सेमिनार्स करवा सकते हैं, फिर काइजन की एक्टिविटी करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमारे जो कॉस्ट लीडरशिप है, डिफरेंशिएशन है, पीपल्स हमारे लोग हैं उनका जो प्रिंसिपल सोर्स है, तो उसमें कम्पिटिटिव एडवांटेज आपने इसको तलाश करना है। इसके अंदर रिलेशनशिप आप वो क्वालिटी के साथ अच्छा करना है। फिर कहता है कि रिलेट क्वालिटी टू द अचीवमेंट फॉर द हायर प्रॉफिटेबिलिटी, आपने क्वालिटी के साथ इंटरलिंक करना है कि आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं वो उसके अंदर आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकें। ठीक है, कहता है कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वालिटी, कि आपने मीटिंग्स के अंदर अपनी जो क्वालिटी की इंपॉर्टेंस उसको आपने हाईलाइट करना है। कस्टमर की आपने देखना है कि कस्टमर क्या तवक्को करता है आपका। फिर आपका जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो किस किस्म का है, आपकी जो सर्विस है वो किस तरह की, फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर है या नहीं है, वैरायटी है या नहीं है, इनोवेशन जो कि बहुत अहम आपका जुजू है कि इनोवेशन की तरफ भी आपने जाना है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट के साथ साथ इनोवेशन भी आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अहम अमर की ज़रूरत है। फिर रैपिड रिस्पॉन्स, कि आपने कोई भी रिस्पॉन्स है इंटरनल है या एक्सटर्नल है, आपने फुल फोर आपने उसका रिस्पॉन्स देना है, ये नहीं डिले नहीं करना, ऑन दी स्पॉट आपने डिसीजन लेना है। ठीक है, फिर क्या है कि उसके बाद आ जाता है कि सोर्स ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज, कि इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं। फिर कहता है कि कॉस्ट लीडरशिप है जी। इसको मैं थोड़ा सा आपको वर्बली बता देता हूँ कि कॉस्ट कहते हैं कि आप कोई भी इंडस्ट्री है, आप जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, आपकी जो लीडरशिप होती है ना वो कॉस्टली ही होती है आपको। अगर आप कहते हैं कि जब हम कम आप उनको पे कम करेंगे, आपको फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, तो वो क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी फिर मूव करना शुरू हो जाएंगे। वो सोचेंगे हमें यहाँ से अच्छा आपको मुराद मिल रही है तो हम वहाँ पे मूव कर जाते हैं। तो बेसिक इसमें कहना चाहता है कि आपकी जो भी लीडरशिप है आपने इस पर इन्वेस्टमेंट करना है ताकि वो लॉयल होकर आपके साथ काम करें, आप उनके साथ एग्रीमेंट करें 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर, ताकि क्योंकि जो लीडरशिप होता है वो ही आपको मतलब आपकी पूरी टीम को अच्छे तरीके से लेकर चल रहा होता है, आपको अच्छी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दे रहा होता है, आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहा होता है, आपको प्रॉफिट लेके दे रहा होता है। तो ये एक बहुत आपका इम्पोर्टेंट जूस है। उसके बाद है जी डिफरेंशिएशन आ जाती है, कि कहता है कि आपने जो फर्म्स के अंदर कोई भी हम इंडस्ट्री के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम उनकी डिमेंशंस होती हैं, आपने वाइडली उसकी ये फैलाई होती हैं कि हमारी जो वैल्यूड कस्टमर है आपने उसको किस तरह डील करना है, आपके कस्टमर्स को किस तरह परसीव करना है, इंपॉर्टेंस किस तरह देनी है, आपकी जो पोजीशंस हैं वो किस हिसाब से होने चाहिए। तो वो कहता है कि अगर डेल कंपनी है, डेल कंपनी अपने कोई पार्ट्स बना रही है या प्रोडक्ट बना रही है, तो वो आपके जो कस्टमर्स हैं उसको किस तरह डील कर रही होती है इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के बाहर जो भी आपके कस्टमर्स हैं इंटरनल या एक्सटर्नल है। फिर उसके अंदर वो कहता है कि आप अगर आपके कंपटीटर्स भी होंगे तो आया कि आपके कंपटीटर आपको कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करना आसान है या मुश्किल है, आप किस तरह अपनी ये चीज़ें बना रहे होते हैं। फिर कहता है कि उन्होंने कहा कोई एक यहाँ पे था जो उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की है इसके ऊपर। फिर उन्होंने जब उसको पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद बहुत से लोगों ने उसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद भी उन्हें फिर उसके अंदर जो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो उनको उन्होंने फेस की है, क्योंकि उन्होंने मुकम्मल डाटा उसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं किया था। फिर नेक्स्ट आ जाता है जी पीपल।
लोग हैं, लोग आपके किस तरह के हो सकते हैं, आपके कस्टमर हो सकते हैं, आपके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, आपके वर्कर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं। वो तमाम लोग जो मिलकर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं वो पीपल्स होते हैं। उनके बगैर हम मतलब अपने आप सर्वाइव करना मुश्किल है। अगर आपके कस्टमर ना होगे तब देन आप किस तरह सर्वाइव करेंगे? अगर आपके पास सप्लायर्स ना हो देन भी आप सर्वाइव करना मुश्किल है। आपके पास स्किल्ड लेबर ना हो देन भी आपके पास सर्वाइव करना मुश्किल है। वो तमाम एलिमेंट्स हैं, आपकी वर्क फोर्स है, ट्रेनिंग्स हैं, आपने इनको उन्हीं के बिहाफ पे आपने प्रॉपरली इनको ट्रेन करना है। अगर आपके कस्टमर है तो कस्टमर में आपने इसको सर्विस किस तरह की देनी है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को आपने कौन कौन सी मुराद देनी है, कौन कौन सी ट्रेनिंग देनी है, ओरिएंटेशन देनी है, एजुकेट करना है, उनको सेटिस्फाई करना है। अगर आपके टॉप मैनेजर्स हैं, टॉप हेड्स हैं, आपने उनको किस तरह फैसिलिटेट करना है। ये सब चीज़ें आपने इनको मद्देनज़र रखना है ताकि आप जो बेसिक आपका है ना अचीवमेंट वो आप कर सकें। फिर वो कहता है कि जी द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, काफ़ी हमारी ये वीडियो लंबी हो रही है। अच्छा, वो कहता है प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। आपने कभी जब हम बिजनेस करते हैं, अब हमें प्रॉफिट लेना होता है तो आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी वो मेन आपका चूज़ होता है। फिर कहता है कि कोई भी जब बिजनेस ऑफर कर रहा होता है कोई भी चीज़ तो उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट है या सर्विस है वो बहुत ज़्यादा अहम इसके अंदर पार्ट अदा कर रही होती है कि जो हमारे लार्ज मार्केट शेयर्स हैं उसको हमने किस तरह अपने कह लें कि एलिमेंट्स को मार्केट के अंदर लेके जाना है। फिर क्वालिटी इज़ अ पॉजिटिवली सिग्निफिकेंटली रिलेटेड टू द हायर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। कि हमारी जो भी क्वालिटी है ना ये हमने इसको पॉजिटिवली लेना है और एक पार्ट के ऊपर नहीं। अगर हमारी 10 प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट के अंदर हमें सेम क्वालिटी ऊपर ये आपने फ्राहम करनी है। फिर जो स्ट्रेटजी है क्वालिटी के अंदर, के क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट भी लेके आनी है। कि अब देखें ना, अगर आपका कंपटीटर है तो वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा बल्कि क्वालिटी को दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहा है। तो हमें भी इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि हमने अपनी क्वालिटी को ही कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इसको डे बाय डे इम्प्रूव करना है। फिर कहता है कि हाई क्वालिटी प्रोसीजर्स हैं उसको यूजुअली आपने चार्ज प्रीमियम प्रीमियम प्राइस। हमारी जो कुछ क्वालिटी के हमारे प्रोसीजर्स होते हैं वो तो हम इंटरनली इसको ऊपर हम डिज़ाइन कर लेते हैं। फिर कुछ होते हैं कि इसके ऊपर हमें इनकी बाहर से हेल्प लेनी पड़ती है। बाहर से जो हमारे सर्विसेज देने वाले हैं उनसे हम ट्रेनिंग लेते हैं इसके ऊपर, या हम अपने एम्प्लॉयज़ को लेट्स सपोज चाइना जापान भी भेजते हैं ताकि वो वहाँ से ट्रेनिंग लेके आके हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये जो हाई क्वालिटी है प्रोसीजर्स है इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इंशाल्लाह आज वाला थोड़ा सा हमारा जो लेक्चर लंबा हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करूँगा इसको मैं और शॉर्ट करूँ। तो उम्मीद है जी इसके आपके जो कंसर्न थे वो क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।